बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस। मैं हूं बैरिस्टर हारिस रमज़ान। अपने चैनल रमज़ान लॉ एसोसिएट्स पे एक नए प्रोग्राम के साथ मैं हाजिर हूं। आज का हमारा लीगल टॉपिक है पेमरा लॉज और उनकी पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेशन। हमें ज्वाइनिंग कर रहे हैं हमारी लीगल फ्रेटर्निटी के एक बहुत बड़ा नाम, एक ऐसी शख्सियत कि जिन्होंने एक रीजनेबल अरसे में इंतहाई कम उम्र में अपना बहुत नाम बनाया। इनका नाम है बैरिस्टर अहमद पंसोटा। आप एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। लिंकन इन से इन्होंने बारट लॉ किया आज से कुछ अर्सा पहले, और एक दिहाई से ज़्यादा इन्होंने अपनी इंतहाई एफर्ट और मेहनत के साथ अपनी हमारी लीगल फ्रेटर्निटी में एक बहुत बड़ा नाम बनाया है। ना सिर्फ इन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी एफर्ट से अपना नाम बनाया, इन्होंने बहुत सारे लैंडमार्क केसेस के अंदर जिन्होंने हमारी लीगल ओवरऑल लीगल रिकोर्स को तब्दील किया और हमारे बहुत सारे नई गाइडलाइंस दी लीगल फ्रेटर्निटी के लिए, उसमें इन्होंने एक कलीदी किरदार अदा किया। अपनी वकालत के साथ साथ बैरिस्टर पंसोटा जो हैं वो एक इंतहाई माहिनाज एनालिस्ट भी हैं और बहुत सारे मामलात पे हमारे टेलीविज़न पे अक्सर नज़र भी आते हैं और अपनी माहिराना राय से लोगों को मुस्तफ़ीद भी करते हैं। और आज मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि बैरिस्टर अहमद पंसोटा ने मेरे इस छोटे चैनल पे मुझे जॉइनिंग किया है और हमारे साथ महज़ गुफ्तगू है। Panchota साहब, thank you so much for sparing your time. I know you are very busy, but आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपसे सीधा सवाल ये पूछूंगा कि क्योंकि आपने माशाल्लाह पिछले कुछ अरसों में स्टेट लेवल पे मीडिया लॉज और स्पेशली पेमरा के लॉज के बारे में बहुत काम किया है। आप हमारे ऑडियंस को प्लीज थोड़ा बताइए कि क्या कुछ हुआ है, क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए चीजें जरूरी हैं, ताकि एक आम आदमी भी इस कानून को समझ सके और उसकी पासदारी कर सके। जी पंचोटा साहब। Thank you very much, Haris साहब. You've said so many nice things about me, and honestly speaking, ये आपकी आला ज़र्फ़ी है कि आप इतने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें. हम इस इंट्रोडक्शन के जिसे कहते हैं जी, वो बिल्कुल इस लायक नहीं है. ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है हम पर कि आप जैसे भाई प्यार दोस्तों ने हमें एलिवेट किया हुआ है. एंड आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट दिस ऑनलाइन चैनल जो आपने बनाया हुआ है, जिसके थ्रू आप लोगों को इंफॉर्मेशन डिसमिनेट कर रहे हैं. नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, जो कि बेसिकली आपने पेमरा लॉज के बारे में पूछा और मीडिया लॉज के बारे में पूछा है. देखिए, पाकिस्तान लाइक एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इज एन इवॉल्विंग स्टेट, और इस स्टेट के अंदर जैसे जैसे लॉज तब्दील हो रहे हैं, जैसे जैसे हालात तब्दील हो रहे हैं, उसकी मुताबिकत कवानीन भी उसी तरह चेंज हो रहे हैं. और पेमरा जो कि मीडिया लॉज हैं, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉज एट द मोमेंट, बिकॉज पाकिस्तान में कुछ लोग तो कहते हैं मीडिया आज़ाद है, कुछ कहते हैं बेशुतर मुहार है, बट वन वे और यूनानिमस जो व्यू है वो ये है कि मीडिया के बगैर इंफॉर्मेशन डिसमिनेट नहीं कर सकती. और पाकिस्तान में जो मीडिया लॉज हैं, वो मैं समझता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा सख्त या बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट इट्स अ वन स्टेप फर्दर, इट्स अ वन स्टेप अहेड ऑफ टाइम. और अच्छे कवानीन मौजूद हैं, पेमरा ऑर्डिनेंस मौजूद है, इसमें डिफरेंट चीज़ें मौजूद हैं. मुझे कुछ इस लॉ को प्रैक्टिस करने का मौका इस तरह मिला कि पहले मैं पेमरा के लीगल पैनल पर मौजूद था और उनके लिए बेतहाशा केसेस किए और पेमरा को डिफेंड किया जब हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल की जाती थी या डिफरेंट जगहों पे. फिर मजीद मुझे आगे एक मौका मिला और अल्लाह ताला की ज़ात की करम नवाजी हुई कि मुझे काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स, जो कि पेमरा के तहत एक ज़ेली अदारा है जिसका काम मेनली कंप्लेंट्स सुनना है फ्रॉम जनरल पब्लिक अगेंस्ट ऑल द ब्रॉडकास्टेड मटीरियल, या किसी भी ब्रॉडकास्टेड मटीरियल के खिलाफ अगर आप कंप्लेंट लाया करती है, तो मैं एज मेंबर उसमें सर्व किया 1 साल. और उसके बाद फिर इस साल मार्च में मुझे उसका चेयरमैन लगा दिया गया. सो अब हम डायरेक्टली उन कंप्लेंट्स को देख माशाल्लाह, रहे हैं. बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था। ये बहुत कलीदी किरदार अदा करेगा इस पूरे सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। जी बिल्कुल। जी हारिस साहब, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इम्पोर्टेंट होता है जी कि ऐसे लोगों को लगाया जाए, मैं तो प्रोफेशनल्स की बात करता हूँ, कि जो उस फील्ड को समझते हैं. और कानून के अंदर भी यही लिखा हुआ है कि काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स के जो मेंबर्स हैं, जो अपनी अपनी फील्ड में एमिनेंस रखते हैं. मैं शायद वर्ड एमिनेंस अपने लिए इस्तेमाल ना करूँ, बट मैं ये जरूर कहूँगा जो काम मैं कर रहा हूँ उस काम के थ्रू एटलीस्ट आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट. हम लीगली वहाँ पर केसेस सुनते हैं, केसेस के फैसले करते हैं. सो मैं समझता हूँ इस इदारे को बड़ा फाल किया गया. पेमरा की इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कोशिश है कि इसको रेगुलेट करें, बट मैं समझता हूँ 100% रेगुलेशन नहीं आती. गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस ज़रूर आता है. अभी जो एक इंडिपेंडेंस है पेमरा की, इसके ऊपर बहुत सारा काम होने वाला है. सुप्रीम कोर्ट में केसेस चले हैं इन पे, हाई कोर्ट्स कोशिश कर रही हैं कि इनको इंडिपेंडेंट करें, बट स्टिल अभी बेशतर काम ऐसा है जो होने वाला है.
बिल्कुल सही है। अच्छा पंचोटा साहब, आपने इसमें बड़ा अच्छी ये बात की कि आप उसको हेड कर रहे हैं इस कमेटी को, और आप एज़ अ प्रोफेशनल लॉयर, देखिए मैं आपकी तारीफ़ इस वजह से भी बहुत करता हूँ, क्योंकि हमारी फ्रेटर्निटी में अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो लोग जो कि डिज़र्व नहीं करते, वो थ्रू हुक एंड क्रूक बाय डिफरेंट मीन्स एक मुकाम तक पहुँच जाते हैं, और वो फिर उस पूरे सिस्टम की तबाही का सबब भी बनते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्योंकि आपका माशाल्लाह एक बैकग्राउंड है, आपने करसा एज़ अ लीगल काउंसिल भी काम किया है, और अब आप एज़ अ चेयरमैन उस पूरे निज़ाम को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। आप ज़रा थोड़ा-सा हमारे ऑडियंस को बताइए कि क्योंकि इस चैनल का एक बेसिक पर्पस ये है कि हम आम आदमी को उसका शऊर थोड़ा-सा बेदार करें और उसकी कैपेसिटी को बिल्ड करें। तो जो अवामुन नास हैं, वो आपसे कैसे आपके साथ आपके पास कंप्लेंट ला सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम ये देखते हैं कि मीडिया पे बहुत सारे डिफरेंट किस्म के लोग बहुत अजीबो-गरीब गुफ्तगू भी करते हैं, और बहुत सी काबिल एतराज़ कंटेंट भी शेयर किया जा रहा है। इस मामले में आपकी ये कमेटी क्या रोल अदा कर रही है? थोड़ा-सा हमें वाज़ेह कीजिए। तो पहले तो मैं इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स है क्या। काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स सेक्शन 26 ऑफ पेम्ब्रा ऑर्डिनेंस के तहत फंक्शन करती है, और उसमें लिखा हुआ है कि देयर शैल बी काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स इस्लामाबाद में, पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, या एनी अदर एरिया दैट गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट विशेस टू डेजिग्नेट। सो पहली तो बात यह है कि इस तरह अंडर द लॉ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन होती है। दूसरी बात, पेम्ब्रा काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स जो है उसका दायरा इख्तियार क्या है। उसका दायरा इख्तियार भी सेक्शन 26 ही डिटरमिन करता है कि कोई भी कंटेंट जो ऑन एयर आता है, ख्वाह किसी न्यूज चैनल पर आता है, क्या वो एडवर्टाइजमेंट्स है, प्रोग्राम है, एनी एस्पेक्ट ऑफ दैट प्रोग्राम, टू बी वेरी प्रिसाइज द वर्ड यूज्ड, उसको हम देख सकते हैं। और देखना हमने किस चीज के टच स्टोन पर है, वो 2015 का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो है वो हमारे सामने मौजूद है। उस कोड ऑफ कॉन्डक्ट में बड़ा सेर हासिल और बड़ा तफसील कोड ऑफ कॉन्डक्ट है। मसलन एक छोटी सी एग्जांपल है कि चाइल्ड अब्यूज के विक्टिम्स जो हैं उनको आप टीवी पर नहीं दिखाएंगे। दूसरी बात यह है कि आप किसी के खिलाफ डिफेमेटरी बात नहीं करेंगे, किसी को मलाइन नहीं करेंगे। जो न्यूज प्रोग्राम है, जो करंट अफेयर्स का प्रोग्राम है, उसको एक बड़े ही गैर जानिबदार अंदाज में चलाएंगे। ऐसा मटेरियल नहीं चलाएंगे जो इस्लाम या पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ हो। हमारे रिलीजन के खिलाफ बात नहीं होगी, आइन के खिलाफ बात नहीं होगी, कानून की किसी खिलाफ वर्जी नहीं होगी। टीवी पे आके मैं जुआ खेलने का तरीका नहीं सिखा सकता, बिकॉज दैट्स वायलेटिव ऑफ द लॉ। सो दिस इज हाउ, जस्ट गिविंग यू एग्जांपल्स, एंड इट्स अ वेरी डिटेल्ड कोड ऑफ कॉन्डक्ट जिसमें काफी सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज की वायलेशन तो नहीं होंगी कि मैं एक प्रोडक्ट है टीवी पर आके दिखाना शुरू कर देता हूँ, लेट्स से कि फलाना फलाना जूस, उस प्रोडक्ट की रजिस्ट्रेशन हुई भी नहीं है, सो दैट मींस आई एम वायलेटिंग अ लॉ व्हिच इज लॉ ऑफ दैट लैंड, द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, और उस लॉ के वायलेशन में मैं टीवी पर दिखा रहा हूँ। सो टीवी एक मीडियम है, जिस तरह आपने मुझे भी एक मीडियम प्रोवाइड किया है, और मैं यहाँ पर कोई ऐसी नाजेबा या गैर इखलाकी गुफ्तगू शुरू कर दूं या इलीगल गुफ्तगू शुरू कर दूं, तो ऑफ कोर्स यू हैव टू चेक मी, बिकॉज आपके ऊपर भी रेगुलेशन है। सो ये उनका काम है। अब अगला तरीकाकार ये है कि हमारी जुरिस्डिक्शन को इन्वोक कैसे किया जाता है। हमारे रूल्स हैं 2009 के, और उसके तहत आप डायरेक्टली पेम्ब्रा को या काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स को अपनी कंप्लेंट फॉरवर्ड कर देते हैं थ्रू ईमेल, फोन के थ्रू, और फिजिकली कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं फॉर्मली। वो कंप्लेंट इज देन प्लेस्ड बिफोर द काउंसिल। अगर पेम्ब्रा कोई चीज हमें रेफर करना चाहती है वो भी रेफर हो जाती है। काउंसिल की मीटिंग्स होती है एटलीस्ट वंस अ मंथ, ट्वाइस अ मंथ भी होती है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एटलीस्ट ट्वाइस अ मंथ हो ताकि केसेस जल्दी निकले। उस मीटिंग के अंदर हम दोनों पार्टीज को बुलाते हैं, और हम अपनी जो इन्फोर्समेंट है वो सिर्फ टीवी चैनल या टीवी लाइसेंसी के खिलाफ कर सकते हैं, लेट्स से किसी चैनल के खिलाफ। सो अगर एक टीवी चैनल पर एक साहब बैठकर लेट्स से पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बोलते हैं, उनके खिलाफ कंप्लेंट आएगी, कंप्लेनेंट एक तरफ बैठता है, एक जस्ट लाइक अ कोर्ट, लेफ्ट साइड पर रिस्पोंडेंट बैठता है जो चैनल है, और उस चैनल का एक रिप्रेजेंटेटिव आता है। दोनों साइड से मेरी कोशिश होती है, और वैसे भी लॉ में भी लिखा हुआ है कि आप उनकी पैरावाइज कमेंट्स या उनका रिप्लाई मंगवा लेते हैं। मंगवाने के बाद उनकी एक बहस होती है, एंड आफ्टर हियरिंग दैट हम एक डिसीजन देते हैं। जब हम डिसीजन देते हैं वो एक रिकमेंडेशंस की फॉर्म में होता है, और वो रिकमेंडेशंस फॉरवर्ड कर दी जाती हैं पेम्ब्रा हेडक्वार्टर्स को। पेम्ब्रा हेडक्वार्टर्स फिर उन रिकमेंडेशंस को देखता है, उसको चेंज भी कर सकता है, बट अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह 95% 96% जो कोई हमने अभी तक रिकमेंड किया है वो चीजें एज इट इज उन्होंने इम्प्लीमेंट की हैं, एंड देन इट बिकम्स अ डिसीजन। और वो डिसीजन फिर वो चैनल थ्रू एन अपील सेक्शन 30 सब क्लॉज ए के तहत हाई कोर्ट में अपील डायरेक्ट लाइट करती है हमारे डिसीजन के खिलाफ। सो दिस इज हाउ वी, अब हम डिसीजन क्या दे सकते हैं, हमारे पास पावर्स हैं फाइन की, सेंश्योर की,
ریووکیشن آف چینل کی ہیں اس میں تھوڑا سا ڈیبیٹیبل ہے, ایک ہائی کورٹ بھی ہے کہ نہیں کر سکتے, بٹ ایز سچ قانون میں وہ چیز کی ہمیں اجازت ضرور ہے. پھر وارننگس بھی ہیں. پھر میں نے اپنے فیصلوں میں جتنے میں نے ابھی تک لکھے ہیں, کو آئی تھنک +100 ڈیسیجنز میں ابھی تک لکھوا چکا ہوں, ان سب کے اندر میں کوشش یہ بھی کرتا ہوں کہ اگر کسی اینکر کا کوئی ایسا ایسپیکٹ پروگرام میں ہے جو مسوجنسٹک ہے, از اینٹی وائلیٹو آف اینی لا, از اینٹی دی کانسٹیٹیوشن, اس چیز کا بھی تذکرہ ضرور کیا جائے. ججمنٹ سیر حاصل ہو, ججمنٹ تفصیلی ہو, ججمنٹ کے اندر قوانین کی جو بیسکلی ریڈکشن ہے وہ ضرور ہو, اس کے اندر کیس لا ضرور لکھا جائے. PLD 2019-1 ارشد شریف ججمنٹ ایک بڑی مشہور اس میں ایسپیکٹ ہے کہ آپ ٹی وی پروگرامز پر کس طرح کیسز کو ڈسکس کرتے ہیں. اب آج کل آپ دیکھیں ایک رواج بن چکا ہے کہ جو کیس چل رہا ہے اس کیس کے ایسپیکٹس کو ہم ٹی وی پر بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں, اور ایسے ایسے اشخاص بیٹھے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی اس ویری ٹرو I may also be part of that. میں نے بھی بہت سارے قوانین ڈسکس کیے ہیں. یہ میں ایک مطلب وداؤٹ نیمنگ ایک بڑے سینئر سپریم کورٹ کے جج ہیں جو ہمارے چیف جسٹس ریٹائر ہوئے ہیں, ان سے میری ایک دفعہ تفصیلی گفتگو ہو رہی تھی, اور ان کی بڑی خوبصورت بات, وہ یہ کہتے تھے کہ یہ دور ہے آف ایکسپرٹس, یہ ایک ایوریج آدمی کا دور نہیں ہے. اب میں اگر حارث رمضان صاحب کے چینل پر بیٹھ کے بات شروع کر دوں ایسی جو مجھے آتی نہیں ہے, جس کا میرا ٹائم نہیں ہے, تو لوگ نہیں دیکھیں گے. بٹ یو ہیو اسپیسیفکلی آسکڈ می ٹو کم اینڈ اسپیک آن این ایشو جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میری ایکسپرٹیز ہے, میرے مطابق میں اس پہ کام کر رہا ہوں. اسی طرح ٹی وی چینلز بھی اب ایکسپرٹس کا دور آ گیا ہے. اب آپ اگر لیٹ سے معیشت پہ کسی کو بلائیں گے تو وہ اکانومسٹ ہونا ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ ایک سیاستدان اٹھائیں کسی جگہ سے, وہ آ کے جناب ہمیں اکانومی بتا رہا ہے, شوگر سکینڈل ہمیں وہ آدمی سمجھا رہا ہے جس کو اس چیز کا الف بے نہیں پتا. جب تک ٹی وی چینلز, اور یہ چیز ابھی پریکٹس نہیں ہو رہی, بٹ یہ جب تک نہیں ہوگی پروفیشنلزم نہیں آئے گا. پراپرٹی کا ایک چینل ہے تو وہ پراپرٹی کا ایک چینل علیحدہ ہونا چاہیے. چیزیں ہیں اسپیشلائز دور ہو. اگر حارث رمضان صاحب نے یا احمد بنسوتا نے کوئی چیز سننی ہے تو ہمیں پتا ہو جب ہم نے لگائی ہے, تو یہ نہیں ہے کہ جی میں ادھر بیٹھ کے تو آئس ہاکی پہ بول رہا ہوں, میرا کام نہیں ہے. سو دیز تھنگز ول ڈیفینیٹلی کم انٹو پلے, تو پھر چانسز آف وائلیشن بھی کم ہوتے ہیں, اینڈ دین ہمارے پاس کمپلینٹس آٹومیٹکلی کم ہو گیا. اس ٹائم تو آپ دیکھیں نا, میں نے اس دن ایک کمپلینٹ سنی ہے, ونس اگین چونکہ وہ پینڈنگ ہے ابھی, میں اس کا ذکر نہیں کروں گا. اس میں ایک صاحب انہوں نے کہا, انہوں نے جو خواجہ سرا ہے ان کا مذاق اڑایا, ناٹ ریئلائزنگ کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ آن ریکارڈ ہے. اسلم خاکی کیس ہے 2000 غالباً 14-15 کا سپریم کورٹ کا, وہ ڈگنیٹی آف لائف ہے. پھر انوائلیبل ڈگنیٹی آف اے مین آرٹیکل 14 ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں, اس کا تذکرہ کرتا ہے. سملرلی ہمارے پاس بہت سارے ایسے کیسز آتے ہیں جس کے اندر دینی انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں, وہ بھی بڑے ڈیفیکلٹ کیسز ہوتے ہیں. ایک صاحب جو سمجھتے ہیں کہ ٹی وی پر ایک ایڈ چل رہا ہے جو کہ کسی اسلامک پروویژن کی وائلیشن ہے, اس کو بڑے ٹیکنیکلی ہینڈل کرنا پڑتا ہے. ہر آدمی اپنی اختراع نکالتا ہے. کوئی آدمی آ جاتا ہے, ایک لاسٹ ٹائم ایک آدمی آیا, وہ ایک ایڈ تھا, ایڈورٹ تھا, وداؤٹ نیمنگ اس کو وہ کس طرح اس کو لگ رہا تھا کہ وہ ایڈورٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پرورٹڈ ہے, لیکن it is just a way of looking at it. So you have to devise a lens, a prism through which you actually view it and then pass a decision جس کو accept کیا جائے. کیونکہ morality جو ہے وہ آپ نے بھی پڑھی ہوئی ہے, میں نے بھی پڑھی ہوئی ہے, jurisprudence is very relative. What's moral for me may not be moral for you. But yes, we have to set up standards جو کہ acceptable ہو society میں, اور ان decisions کو respect بھی کیا جائے. یہ نہ ہو کہ میں عدالت میں میرا decision جائے تو جج صاحب کہیں یہ وکیل صاحب کا خیال تو ہے کہ immoral یا وہ نہیں ہے غلیظ, بٹ میرے مطابق تو ہے. اس کے لیے کوڈ آف کانڈکٹ ہے, وہ چیزیں موجود ہیں. So this is how we initiate here and then enforce our decisions. بہت بہت اچھی طریقے سے پرنسپل صاحب آپ نے بتایا, اور مجھے جو ایک بہت رے آف ہوپ اینڈ لائٹ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ پرسن آف یور کیلیبر, اگر وہ وہاں بیٹھ کے اس چیز کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, کیونکہ آپ کا اپنا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے, آپ ہماری لوکل سسٹم سے بھی ریلیٹ کرتے ہیں, دین یو ہیو این انٹرنیشنل ایکسپوجر ایز ویل. تو یہ دونوں چیزیں کپلڈ آپ اس لیول پہ رہ کے بہت بہترین طریقے سے ایک ڈیسیجن میکنگ کا پارٹ بن سکتی ہے. اب میرا آپ سے, آپ نے ایک بہت اچھے طریقے سے مفصل طریقے سے ایکسپلین تو کیا کہ ہمارا میڈیا کے نظام پہ ہم چیکس اینڈ بیلنس کیسے رکھ سکتے ہیں. However, at the same time میرے آپ سے ایک بہت پرٹیننٹ کوسچن یہ ہے کہ میں خود, اور یہ میں نے خود چیز آبزرو کی ہے جو میں آپ سے اب آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں, کہ ہمارے اینکر پرسن ایگزیکٹلی وہی کام کر رہے ہیں جو چیز آپ نے فرمائی کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے. جیسے کہ ایک شخص کی ایک ایکسپرٹیز ہے, آپ ایک جنرل انویسٹیگیٹو جرنلزم کے تھرو ایک سوال پوچھ سکتے ہیں, بٹ آپ کراس کوسچن نہیں کر سکتے ایک سرٹن ایریا میں. جیسے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ مشہور اینکر پرسن چینلز پہ وہ ہر چیز کے ایکسپرٹ ہیں, وہ لا کے بھی ایکسپرٹ ہیں, وہ معیشت کے بھی ایکسپرٹ ہیں, وہ میڈیکل ایکسپرٹ بھی اب کووڈ کے کانٹیکس میں بن گئے ہیں, اور نہ صرف وہ کراس کوسچن کرتے ہیں
इतनी डिटेल में कि वो उस एक्सपर्ट को भी बोलने का मौका नहीं देते। एक बात। दूसरी बात मैंने ये देखी है कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन के कई प्रोग्राम्स हैं जो कि आजकल बहुत पॉपुलर हो चुके हैं। फॉर इंस्टेंस इस तरह के हमारे कई चैनल्स हैं कि वो जाके कोई भी इशू होता है तो जो जर्नलिस्ट होता है वो जाके फॉलो अप करता है, और ये चीज बड़ी कॉमन हो गई है कि वो जाके वहां पर हवालात में बंद ज़ेरे हिरासत मुलजिम को एक तो तजलील का निशाना बनाते हैं, और इस तरह लगता है कि एक अवाम की अदालत लग बैठी है वहां पर, और जो कि एक राइट ऑफ फेयर ट्रायल का कॉन्सेप्ट है हमारी लॉ के कॉन्टेक्स्ट में, उसकी बेतहाशा पामाली होती नजर आती है कि एक खातून एंकर है, वो उसको शर्म भी दिला रही हैं, उसको जलील भी कर रही हैं, उसको बहुत अजीब बातें भी सुना रही है, बिलो द बेल्ट कमेंटिंग भी चल रही है, जबकि आपको भी पता है कि ये कानून का एक निजाम है। इस तरह के मामलात के बारे में आपकी क्या राय है? हारिस रमजान साहब, वो पंजाबी में कहते होते हैं कि किसी पढ़े लिखे बंदे नाल बैठना है तो बंदा कोई चंगी गल सीख लेंदा। अब आपके साथ बैठने का फायदा ये हो रहा है कि आप वो तमाम बातें पूछ रहे हैं जो कि मैं जेन्युइनली चाहता था कि टीवी या मेरे तवज्जो से जाए, लेकिन 2-3 प्रोग्राम इस पर हुए, मैं कभी बोल नहीं सका। देखिए, पहली तो बात ये है कि जो आपने एंकर्स की बात की, इट इज वेरी पर्टिनेंट। सवाल ये है, मेरा काम है सवाल करना कि आप लेट्स से एक्सपर्ट, एक लीगल एक्सपर्ट बैठे हैं, आप कंज्यूमर पे आपने बहुत काम किया है कि हारिस साहब ये बताइए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कैसे बना। अब हारिस साहब कह रहे हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 में बना, मैं अगर नहीं 6 में बना है, whereas it is factually incorrect। लेकिन मैं अड़ जाऊंगा, आप बताएं, किताब निकालें, ये दिखाएं। हारिस रमजान is an expert of that issue, he is making a statement to that effect, let that statement sink in, public को डिसाइड करने दे। हाँ, सवाल ये बनता है कि मैं ऐसे कागज उठाऊं, मैं कहूँ रमजान साहब ये तो 2006 का कानून है, अगर आप ये देखें तो आप साथ ही कहेंगे आई स्टैंड करेक्टेड। लेकिन मैं उसके अंदर से एक तमाशा, एक तमस्कर, जो प्रोफेशनल एंकर्स हैं, मेजॉरिटी काफी अच्छे एंकर्स की है, वो कोशिश करते हैं कि उस सवाल से अंदर से निकालें। तो जिस बंदे को आपने बुलाया हुआ है, इट इज जस्ट लाइक क्रॉस एग्जामिनिंग। हम जब कानून में क्रॉस एग्जामिन करते हैं, मगर क्रॉस एग्जामिन का सवाल मैं करूं, जी आप जरा बताएं कि आप उसको कहाँ थे, अभी आप जवाब दे रहे हैं, उससे पहले को नहीं नहीं आप बताएं ये थे। क्रॉस एग्जामिनेशन की ब्यूटी ये है कि सवाल में से सवाल, सवाल में से सवाल। सो यू एट द एंड ऑफ द शो, एक मतलब मैं एंकर्स को नाम नहीं लेना चाहता, कुछ 2-3 एंकर्स ऐसे हैं जिनके लेट नाइट शोज करते हैं, वो दे आर लवली क्रॉस एग्जामिनर्स, एंड एट द एंड ऑफ द शो आप बता सकते हैं कि उन्होंने उस आदमी को एक्सपोज कर दिया। अगर बदतमीजी आप करेंगे, अगर आप उनसे लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो आप एक्सपोज होंगे और उनको मौका मिल जाएगा डिफ्लेक्ट करने का। सो यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मीडिया की कोड ऑफ एथिक्स में ये चीजें लिखी हुई हैं, हमारे कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के रिजल्ट में बना था, एंड इवेंचुअली इट वाज अ वेरी डिटेल्ड कोड ऑफ कंडक्ट। बल्कि आपको कभी मौका मिले तो जरूर देखिएगा, इट्स अ वेरी डिटेल्ड। उसमें लिखा हुआ है कि फेयर एंड एक्यूरेट मैनर में, फिर तरीकाकार, वन साइडेड होके नहीं, किसी को सपोर्ट करके नहीं आप चलाना, किसी का एजेंडा टो नहीं करना। दूसरी जो आपने बात की है, वो मुझे एक मौका मिला उसमें, बल्कि 2 चीजों पे मुझे मौका मिला लॉ डेवलप करने का। पहला मुझे मौका मिला, आपका फाइनेंस मिनिस्टर साहब पीएमएलएन के दौर के इसहाक डार साहब जो हैं, वो बाहर से बैठ के टीवी प्रोग्राम्स पर आते थे, एंड ही वाज अ प्रोक्लेम्ड डिफेंडर। हमारे पास कंप्लेंट आई और उन्होंने कहा जी कि वो प्रोक्लेम्ड डिफेंडर हैं, तो आप कैसे उनको इजाजत दे सकते हैं टीवी में बैठने। सो लॉयर की उसमें आर्गुमेंट बड़ी खूबसूरत थी। ही सेड समबडी हु इज नॉट विलिंग टू सब्जेक्ट हिमसेल्फ टू लॉ, to the mercy of law and the constitution, is enjoying the benefits of the same law and constitution। ये कैसे हो सकता है जी? अब वो बहस थी फंडामेंटल राइट्स विज़ा विज़ उसकी जो राइट ऑफ लिबर्टी कर्टेल करना। बहरहाल हमने थोड़ी सी उस पर तफसील की, तो 2016 की एक सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट नादरा के कॉन्टेक्स्ट में मिली, जिसमें ये कहा गया था कि एक आदमी जो कि प्रोक्लेम डिफेंडर है, उसके कोई राइट्स नहीं है एक्सेप्ट राइट टू लाइफ, बिकॉज राइट टू लाइफ एक एब्सोल्यूट राइट है जो आप नहीं ले सकते। बाकी उसके राइट्स जो है, मेजॉरिटी जो है वो सरेंडर हो जाती है, कर्टेल हो जाती है। हमने उसकी बेसिस पर इसहाक डार साहब को बैन कर दिया, एंड इवेंचुअली इसहाक डार साहब ने वो यूट्यूब चैनल वगैरह के थ्रू आना शुरू कर दिया। दूसरी चीज मैंने ये की, एक और केस में फैसला किया कि जनाब जब आसिफ अली जरदारी साहब को ये जाके माइक से इंटरव्यू करते थे कि एक जेलर को, एक कैदी को या एक किसी आदमी को जेल में जाके आप कैसे इंटरव्यू कर सकते हैं, दिस इज प्रेजुडिसिंग द ड्यू प्रोसेस। जो आपने अभी बात की, आर्टिकल 10 है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है, वी आर वन ऑफ द फ्यू लकी वंस इन द वर्ल्ड जिन दिस कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यू प्रोसेस नहीं मौजूद है, और साथ साथ राइट टू फेयर ट्रायल, राइट टू फेयर ट्रायल गारंटीड है, ये दुनिया की शायद एक आधी कॉन्स्टिट्यूशन में है। लेकिन हम थानों में लेके माइक घुसे में एसएचओ वगैरह की और उनकी कनाइवन से उसको बैठा के जलील कर रहे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम्हें ये नहीं हुआ, यार आपको कैसे पता है उसने ये किया है? आप किसी को रंगे हाथों भी पकड़ रहे हैं,
کیا اس کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ ایک ٹرائل کے ریگرز کو فیس کرے اینڈ ایونچولی جب اس کو سزا ہو جائے تو آپ اس کو جو مرضی کہیں؟ لیکن یہ مائکس اندر لے جانے کا یہ کانسیپٹ بھی بہت غلط ہے. یہ کرائم پروگرامز جو ہیں ان کی ریٹنگ نمبر 1 ہوتی ہے. تیسری بات جو ریٹنگز ہیں اس کی جو ایک ریٹ ریس ہے اس نے ہمارا جو ٹی وی کا نظام ہے انڈیا میں تو بالکل اٹ ہیز ہٹ دی سیلنگ اور بالکل تباہی پھر گئی ہے. پاکستان کا میڈیا بھی اسٹل بہت رسپانسبل ہے کمپیئر ٹو انڈین میڈیا بیکاز ہم اپنے ہمسائے سے ہی اس کی کمپیریزن کر سکتے ہیں. میں امریکن میڈیا سے تو نہیں کہوں گا, ادھر سے بھی بہتر ہے. بلکہ آپ کو یاد ہو تو ٹرمپ صاحب نے عمران خان صاحب کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ یور میڈیا از ویری میچور بٹ اسٹل نو عمر میڈیا ہے. ابھی ایک عامر کے دور میں اس کو آزادی ملی ہے, اس کے بعد اس میڈیا نے بڑا گرو کرنا ہے, لوگوں نے گرو کیا ہے. اٹ از گوئنگ تھرو اے پروسیس بٹ آئی تھنک انفورسمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت زیادہ انفورسمنٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ آپ یہ نہیں یہ بولیں گے یہ نہیں یہ بولیں گے بیکاز اف یو الاؤ تھنگس ٹو erupt it is only then that the jurisprudence is developed. Is it only then that things are out, volcano is out. But if you stop it at the very nib, at the very bud actually, then what happens is کہ وہ چیز ہی نہیں باہر آ رہی, انفارمیشن ہی نہیں باہر آ رہی, لا ہی نہیں ڈیولپ کر رہا, چیزیں نہیں آ رہی, تو وہ لے دے کے جی ایک اسٹیٹ میڈیا, وہ جو ایک دور ہوتا تھا پی ٹی وی دیکھتے تھے ہم اور سب ٹھیک تھا, 9 بجے کا خبر نامہ تو اس میں ایک آدھی بری خبر ہوتی تھی, بندے پریشان تھے. اب جس طرح میں آج کل کے دور میں بہت اسپیشل تذکرہ کرنا چاہوں گا اس چیز کا کہ جو کرونا ہے اس کے اوپر ہم نے ایک ڈائریکٹیو بھی ایشو کیا پیمرا نے اور بڑا اسپیسیفک ہے کہ آپ نے اس کو کیسے ڈسکس کرنا ہے. لیکن آپ کوئی چینل لگا لیں, خوف و ہراس پھیلے ہوئی ہے, لوگ اینٹی ڈپریسنٹس کھا رہے ہیں, لوگ اس پہ اینٹی انگزائٹی پلز کھا رہے ہیں. کل پرسوں I was asking somebody, a friend was telling me کہ پاکستان میں جو اینٹی ڈپریسنٹ پلز ہیں شارٹ ہو گئی ہیں. Why? Because آپ کی میڈیا کی ایک پرسیپشن بنا رہا ہے 1000 بندہ مر گیا, 10,000 بندہ مر گیا, 5,000. تو بابا یہ ساتھ کیوں نہیں بتاتے کہ اگر 1,30,000 بندہ مر رہا ہے تو 50-55,000 بندہ ریکور بھی تو کر رہا ہے. Why can't you show the positive side? آپ بالکل تنقید کریں, لاک ڈاؤنز ہیں ان پہ آپ کا ایک ڈفرینٹ ویو ہے, بٹ آپ ساتھ ساتھ یہ بھی تو بتائیں دنیا کو کہ پازیٹیوٹی کیا ہے. پچھلے 10 دن میں 10,000 بندہ ریکور کیا ہے, 20,000 بندہ ریکور کیا ہے. لوگ ہر آدمی ایک نیوز کو اس لیول پر جا کر ایبزارب نہیں کر سکتا. ہر صاحب میں آپ کو اپنا بتا رہا ہوں, میری بس ہو گئی, میں ٹی وی نہیں لگاتا, میں واٹس ایپ گروپس نہیں دیکھتا, میں بہت سارے واٹس ایپ گروپس کو میں نے ایک طرح کا میوٹ کر دیا ہے. اس میں ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں سو کالڈ, ہر چیز پہ بول رہے ہیں. بہت سارے گروپس کو آپ بھی جانتے ہیں, بہت سارے گروپس میں اکٹھے بھی ہیں, ہر بندہ ایکسپرٹ بن کے بول رہا ہے, ہر چیز بول رہا ہے. This is not how it should be done. گورا یہ کام نہیں کرتا. گورے کا یہ کام نہیں ہے کہ حارث رمضان صاحب کو فون کر کے کہہ کے ذرا مجھے بتائیں نا جی ویدر اپڈیٹ کیا ہے. That's not your job. حارث رمضان کو فون کر کے ذرا آپ یہ پوچھیں کہ سر قانون پہ مجھے مشورہ دیں. سو اچھا, پھر کووڈ-19 کی بات ہوئی, سملرلی کوئی وبا آ جاتی ہے. I'll give you an example of Fox News. جی, Fox News میں آج سے کچھ سال پہلے آٹے کا جو ایک تھیلا تھا امریکہ میں, وہ $30 سے سیدھا اسکیلیٹ کر کے $42 پہ چلا گیا. فاکس نیوز جو کہ دنیا کا آئی تھنک سب سے ٹیبلوئڈ ٹائپ چینل ہے, اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے یہ خبر بریک نہیں کرنی, عوام میں پینک جائے گی. پاکستان میں ٹھیلا مہنگا ہوا, انہوں نے سردی کی فوٹیج دکھا دی اور گرمی کا ایشو تھا. آٹا تو اپریل میں مہنگا ہونا ہے, انہوں نے سویٹرز میں لوگوں کو دکھا دیا کہ اسے فوٹیج نہیں ملی. میں نے ٹی وی چینلز پہ گیا ہوں, پروگرامز کیے ہیں, میں نے 1-2 لوگوں کو خود یہ کہتے سنا جو پروڈیوسر لیول پہ ہوتے ہیں کہ سر آج وہ بندہ نہیں قتل ہو گیا جی, آج ذرا اس پہ کھیلتے ہیں. You see, you lose that compassion, you lose that dignity, humanity. جب آپ کے اندر سے وہ نکلتی ہے, اس کا نقصان پھر یہ ہوتا ہے کہ جو آپ دکھا رہے ہیں, مثلا ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے اس کی, ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے, اس کو میں وائلنس دکھا رہا ہوں, and then I expect کہ یار خود ہی سمجھ جائے کہ وائلنس نہیں دیکھنا. اتنی ہو سکتا. آپ اس کو کارٹونز دکھائیں گے, آپ اس کو اسٹرکچرڈ چیزیں دکھائیں گے. میں نے خود I have 2 sons, ایک بچے پر یہ چیز ٹیسٹ کر کے دیکھی ہے کہ صبح اسکول چھوڑتا تھا, اس کو ڈیلی ایک پرٹیکولر چیز میں دکھاتا تھا, اینڈ ایٹ دی اینڈ اس کا اس پہ پازیٹیو امپیکٹ ہوا. اب میں جو صبح لگا لوں چیزیں ایسی جو کہ اس کے لیے نہیں ہے, کیوں لکھا جاتا ہے PG فلانا, PG-18, PG-16, اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ملا. ہمارے یہاں جو ہے بے شکر مہار کام ہے. ایک 8 سال کا بچہ میرے گھر میں بیٹھا ہوا, رات کو 8 بجے ٹاپ شوز دیکھ رہا ہے, رات کو بیٹھ کے شوگر اسکینڈل کی باتیں سن رہا ہے, رات کو بیٹھ کے وہ سن رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے آج یہ کہ دس از ناٹ ہز جاب. وی آلسو اینڈ دس از بیسیکلی اے ڈیوٹی دیٹ لائز embodied and inherent with the viewer, I would say. میں اپنے بچوں کو روکوں گا کہ 8 بجے میں بیٹھ کے ہمیں ایسا یہ گندلا نہیں دیکھنا, یہ میرے لیے ہے. آپ کا کام ہے 7 بجے کارٹون لیں گے. اگر آپ کو یاد ہو حارث صاحب, بالکل میں یہی سوال آپ کی بات میں ایڈ کرنے لگا تھا. سوری, میں معافی چاہتا ہوں.
मैं एग्जैक्टली आपकी बात में बात ऐड करने लगा था कि जो बचपन हमने गुजारा है वो इतना स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज था कि जिसमें मुझे आज भी याद है कि हम 4 से 5 हम कार्टून देखा करते थे, फिर 6 से 7 एक बहुत ही अच्छा वो पंजरा टाइप प्रोग्राम होता था जो लोगों को अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स देता था, अवेयरनेस। और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज थी वो ये थी कि 8 से 9 का जो ड्रामा था वो एक्चुअली हमारी माशरे की उन इश्यूज को एड्रेस करता था जिससे हमारी लर्निंग होती थी। शायद आपको याद हो, आप एग्जैक्टली वही बात है। अब आप वो एग्जैक्टली मेरा आपसे एग्जैक्टली अब यही सवाल है, और हम वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द एंड एज वेल ऑफ दिस प्रोग्राम। पनसोटा साहब, मैं एक बहुत पर्टिनेंट आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपकी इस गुफ्तगू से मुझे एक बहुत जबरदस्त एक होप नजर आई है, एक मुझे लाइट नजर आ रही है एट द एंड ऑफ द टनल। क्योंकि ये जो एक नासूर बन चुका हुआ है, मैं माजरत के साथ ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसने हमारी पूरी सोसाइटी को इस वक्त एक डिप्रेसिव माइंडसेट में कन्वर्ट कर दिया है। ना सिर्फ मैं थोड़ा सा इसमें ये ऐड करूंगा कि ये डिप्रेसिव माइंडसेट इन खबरों की वजह से है। ये वो एक ऑर्गेनाइज्ड एक एफर्ट है। जैसे कि ये ड्रामाज आते हैं, सारा दिन सास बहू के एक अजीबो गरीब किस्म के ताल्लुकात और उनको मेंटल डिप्रेशन में क्रिएट करना। हमारी खवातीन जो है वो मेंटली नेगेटिव होना शुरू हो गई हैं कि जी हर रिश्ते के अंदर उनको कोई ना कोई नेगेटिविटी नजर आती है। ये सारी चीजें एक पूरी कंसर्टेड एफर्ट नजर आती है। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि जैसे मैं ये हमेशा कहता हूं कि कंज्यूमर लॉज के साथ आपने जिक्र किया कि अगर हम इस चीज को ठीक कर लें और कंज्यूमर लॉज को इम्प्लीमेंट कर लें तो शायद हम वो रियासत मदीने का दौर को दोबारा ताजा कर दें, जिसमें एक गरीब आदमी को उसकी मेहनत का सिला मिलता है मार्केट में। अगर वो मेहनत करता है, दिन भर एफर्ट करता है, तो वो मार्केट से एक बेहतरीन चीज अपने लिए खरीद सकता है। इसी तरह मीडिया लॉज के कॉन्टेक्स्ट में आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी को हेड कर रहे हैं कि जिसके थ्रू आप खुद भी एक रेवोल्यूशन ला सकते हैं। अगर आप आखिरी 2 मिनट में इसको अगर वाइंड अप करें और हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि वो कैसे पॉजिटिवली आप तक अपनी मैक्सिमम कंप्लेंट्स ला सकते हैं एक आसान तरीके से, और आप उनको बहुत आसानी से ये उनकी कंप्लेंट्स का मदावा कर सकते हैं। क्योंकि इसमें एक आखिरी पॉइंट मैं ये करना चाह रहा हूँ कि हमारा आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो पढ़ा लिखा तबका है, जो कि समझ अकल रखता है, वो अदालतों के चक्कर काटने से बहुत घबराता है। उनके लिए अगर कोई इजी एंड मीडियम आइडेंटिफाइबल हो, जैसे कि ईमेल के थ्रू या कोई ऑनलाइन किस्म का राब्ता हो, तो दे आर मच मोर कंफर्टेबल। जैसे कि आप खुद भी एडवाइस करते हैं और थोड़ा बहुत हम भी एडवाइस करते हैं। बहुत सारे लोग भाग जाते हैं अदालतों में अपने मामलात को लाने से कि जी कौन चक्कर काटे और कौन तंग हो। इसी तरह आपकी इस कमेटी की भी आगे जिस तरह आपने फरमाया कि पेश होना पड़ता है। तो आप प्लीज इस कॉन्टेक्स्ट में ऑडियंस को बताइए कि बेस्ट पॉसिबल तरीके से वो अपनी मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में कंप्लेंट कैसे ला सकते हैं और आप उनको किस तरह बेहतरीन तरीके से हेल्प आउट कर सकते हैं। जी प्रोफेसर साहब। हाँ सर, बड़ी सिंपल सी बात है। पेमरा की वेबसाइट पर जाकर आपको ये वहाँ से एड्रेस वगैरह भी मिल जाएंगे। ब्रिज कॉलोनी में हमारा ऑफिस है, वहाँ पर जाकर कंप्लेंट फाइल कर दें। उसका एक ईमेल भी है, complaints@pemra.something, आई थिंक वो आप देखना पड़ेगा, मुझे एग्जैक्टली इतना याद नहीं है। सही। उधर अपनी कंप्लेंट लॉन्च करें। मैंने ये चीज इंप्लीमेंट की है जो मेरे लॉ में लिखी हुई है कि एक एडजर्नमेंट देता हूँ, मैक्सिमम 2 बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, थक ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल रिकॉर्ड फैसला करता हूँ। आई डोंट केयर, मेरे सामने लॉयर्स भी पेश हुए हैं, मेरे सामने बड़े बड़े सीनियर सहाफी पेश हुए हैं। आई हैव अ सिंपल मैकेनिज्म कि फैसला करूं, ठीक है, कि उसको चैलेंज करना करे। और जो क्वाज़ी जुडिशियल फोरम्स होते हैं जिस तरह के हमारा है, इन फोरम्स का काम ये होता है कि मेन अदालतों के ऊपर से बोझ उतारें। वो बोझ तब उतरते हैं जब आप इनको इफेक्टिवली फंक्शन करें। यहाँ रिवाज ये होता था कि जी साल फैसले ही ना किए। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी एक मीटिंग में अगर 25-30 केस सुन रहे हैं तो 15-20 के फैसले करके उठते हैं, वहीं डिक्टेशन लिखवाते हैं। मेरे साथ मेंबर्स हैं, सहार बंदयाल साहिबा हैं, एक्सलेंट लीगल ब्रेन। मेरे साथ फिर तौकीर नासिर साहब एक एक्टर हैं, फिर एक शमीन जैदी साहिबा हैं, फिर एक पेशावर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो कि भी उन्होंने आना बैठे हैं। वी ऑल डिक्टेटेड देयर एंड देन। मेरी कोशिश होती है कि ये चाह के फैसला और इम्प्लीमेंट हो। तो सवाल ये है कि लोगों के लिए आसानी है, लोगों को पता ना चाहिए कि कोई भी एस्पेक्ट ऑफ अ प्रोग्राम जो वो समझते हैं गलत है, चैलेंज करें, आए, उधर आके पता लग जाएगा। एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट है 2015 का, वो पढ़ लें, ज्यादा आसानी हो जाएगी। बेस्ट है किसी लॉयर को एंगेज कर लें, लेकिन अगर लॉयर की फी नहीं भी वो एंगेज करना उसको इन्वॉल्व करना चाहते, आए खुद आर्ग्यू करें, हम उसको सुनते हैं। हम वहाँ बैठे हैं लीगल माइंड्स, और हम उसको सप्लीमेंट भी कर देते हैं अगर कोई मसला मसाइल हो, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी पास अ डिसीजन। सो इफ देयर इज नो रॉकेट साइंस इन्वॉल्व्ड, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। हमारी पेमरा बहुत एक्टिव है, बड़े प्यार मोहब्बत से अच्छे एटमॉस्फेयर में केसेस सुनते हैं, उनकी बात पूरी सुनी जाती है, रिकॉर्ड की जाती है।
ججمنٹ آرڈر شیٹ ہر چیز آتی ہے, ان کو پورا موقع دیا جاتا ہے, پھر اپیل کا رائٹ ہے ہائی کورٹ میں. تو اٹس اے ویری سمپل پروسیس, لوگ آئیں اس کو انووک کریں, اینڈ یو نو لیٹس بیسکلی ایوالو دیز میڈیا لاز تھرو دس فورم which had remained dysfunctional for a long period of time. اب اس کو ٹائم ہے کہ ہم اس کو پراپرلی انوالو کر کے کیا جائے. زبردست. پنسوٹا صاحب تھینک یو سو ویری مچ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, آپ نے اپنا ٹائم نکالا. آئی نو یو آر ویری بزی, ہر وقت آپ کے پروگرامز میں دیکھ رہا ہوتا ہوں, اور ماشاء اللہ یو آر ون آف دوز ویری فیو پیپل کہ جو بہت ہی زبردست اپنا لیگل انالیسس دیتے ہیں, ٹو دا پوائنٹ ہوتا ہے, کوئی ایکسیسو فضول بات نہیں ہوتی, اور ماشاء اللہ وہ آپ کی تربیت ہی ساری بتاتی ہے کہ کتنی آپ کا ایک لیگل ایکیومن ہے. اس آج کے پروگرام سے جو میں نے ایک پازیٹیوٹی دی ہے وہ یہ کہ انشاءاللہ میں خود پرسنلی بھی لوگوں میں اس انفارمیشن کو ڈسمینیٹ کروں گا, ان کو بتاؤں گا کہ یہ آپ کس طریقے سے اس فورم کے تھرو جا کے اپنی جو کوئی بھی کمپلین ہے اباؤٹ میڈیا وہ لے جا سکتے ہیں, کیونکہ لوگ کرپ کرتے رہتے ہیں بہت ساری جگہوں پر ان کو وے آؤٹ نہیں پتا. آج میری بھی انفارمیشن میں آپ نے بے پناہ اضافہ کیا. تھینک یو ونس اگین پنسوٹا صاحب فار یور ٹائم. بہت شکریہ آج کے پروگرام کا, آپ نے ٹائم نکالا. Thank you very much, sir, for inviting me. It was a pleasure. اور آپ کے پروگرام میں آنا تو بہت ہی pleasure کی بات ہے. بڑی Thank you, مہربانی. sir. تھینک یو ونس اگین, ویری کائنڈ آف یو. تھینک یو.